वालेकुम स्टूडेंट। जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले हमने सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की। आज हम बात करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? बेसिकली ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस, यानी कि सीक्वेंस के साथ प्रोसेस को रन करने वाला एक सिस्टम होता है। इसमें हम जो हमारा प्रोग्राम या प्रोसेस है उसको रैंडमली एक्सेस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी कि आज से तकरीबन अगर 20-25 साल पहले, 30 साल पहले चले जाएँ, हमारी डिस्क ड्राइव थी। उनमें सिस्टम में हमारे डिस्क ड्राइव में नहीं होती थी। डिस्क ड्राइव की जगह टेप ड्राइव यूज़ होती थी। जैसे टेप ड्राइव VCR में जैसे पुराने ज़माने में हमारे पास होता था, सेम वही चीज़ होती थी। इसमें क्या होता था कि टेप ड्राइव में हमारा तमाम प्रोग्राम्स, एप्स और डाटा स्टोर होता था। जब भी हमने कोई प्रोग्राम या एप्स को रन करना था तो वो क्या करता था, पहले टेप ड्राइव में से उस डाटा को उठा के लाता और फिर उसको रन करता, सीक्वेंस के साथ उसको रन करता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमने अगर कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें अगर हमें कोई सॉन्ग को स्किप करना है तो क्या करेगा, या तो उसे फॉरवर्ड करेगा या उसके बैकवर्ड करेगा। यानी कि किसी भी क्लिप को, जो हम स्पेसिफिक क्लिप देखना चाह रहे हैं उस मूवी का, तो क्या करेगा, उसे सीक्वेंस के साथ स्किप करेगा। उसके बाद जाकर वो अपने रिक्वायर्ड डाटा की इनपुट को शो करेगा। सेम यही चीज़, जैसे कि अगर हम दो प्रोग्राम रन कर रहे हैं, एक हमारे पास ये जो पुराने बैच सिस्टम होता था, ये पुराने वहाँ जब डिस्क टेप्स रन होती थी, यानी कि डिस्क टेप यूज़ की जाती थी, तो उसमें क्या होता था कि अगर हमने दो किसी डिफरेंट लैंग्वेज के प्रोग्राम को रन करना है तो क्या करेगा, सबसे पहले अगर एक लैंग्वेज हमारे पास फोर्ट्रान है और दूसरी हमारे पास बेसिक लैंग्वेज है, तो क्या करेगा, सबसे पहले फोर्ट्रान का कंपाइलर को उठा के लेके आएगा डिस्क टेप ड्राइव में। फिर उसके बाद उसके फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स को उठा के लेगा जो उस प्रोग्राम को रन करने के लिए रिक्वायर्ड हो। देन थर्ड क्या करेगा, सेकंड क्या करेगा, बेसिक का प्रोग्राम या उसका कंपाइलर उठा के लाएगा, हमारी टेप ड्राइव में रखेगा और फिर उसकी फाइल्स को उठा के हमारे प्रोग्राम के कंपाइलर के पास लेके आएगा और फिर वो रन करेगा। तो दोनों को जब प्रोग्राम के कंपाइलर को और फाइल्स को उठा के लाने में, रन करने के लिए जितना हमें टाइम यूज़ होता था, वो काफ़ी, हमारी जो प्रोसेसिंग होती है या कंप्यूटर में, उसको इतना टाइम लगता था कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत स्लो कंपटीशन करता था। इन्हीं की वजह से, यानी कि इसमें बैच सिस्टम में हमें यही वजह थी कि टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से हमें बैच सिस्टम में मल्टी प्रोग्रामिंग हमें यूज़ पड़ी, मल्टी यूज़र प्रोग्रामर सिस्टम की यूज़ पड़ी। ठीक है। जैसे कि बेका एग्जाम्पल, अगर हमने कोई प्रोग्राम या जॉब, उस ज़माने में बैच सिस्टम में क्या होता था, प्रोसेस की जगह जॉब होती। अगर हमने कोई प्रोसेस या प्रोग्राम रन किया है तो होता है ऐसे था कि अगर हमने प्रोग्राम रन किया है तो 2 घंटे बाद जाके उसकी प्रोसेसिंग या उसकी आउटपुट आती थी। तो हम 2 घंटे वेट करते थे और फिर जाके देखते थे, जब प्रोग्राम रन होता था 2 घंटे बाद जब उसकी आउटपुट आती थी तो हमें पता, अगर कोई एरर आता था तो फिर दोबारा हम क्या करते थे कि उस प्रोग्राम को दोबारा चेक करते थे, एरर को कंप्लीट, यानी कि एरर को रिमूव करते थे और फिर दोबारा रन करते थे। तो फिर दोबारा 2 घंटे बाद जाके हमारा रिज़ल्ट हमें शो होता था। यानी कि अगर हमने एक प्रोग्राम को रन किया है 8 बजे, तो उसकी आउटपुट कितने बजे आएगी, 10 बजे। अगर उसी प्रोग्राम को रन करते हुए कोई एरर आ जाता है 10 बजे, अगर हमें वो एरर शो कर देता है, तो हम दोबारा उस प्रोग्राम को चेक करेंगे। चेक करने के बाद फिर दोबारा जब हम उसको रन करेंगे तो फिर उसकी जो आउटपुट है वो हमें कितनी देर बाद मिलेगी, 2 घंटे बाद मिलेगी। तो इस प्रोग्राम को, यानी कि इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए हमने किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमें मल्टी प्रोग्रामिंग यानी मल्टी प्रोसेस सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। वो हम इसके नेक्स्ट जो हमारा
सिस्टम है उसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि अब इसको थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। रिड्यूस सेटअप टाइम बाय बैचिंग सिमिलर जॉब, यानी कि टाइम को ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, इसमें जो टाइम हमारा है वो रिड्यूस नहीं होता था। ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंस, यानी कि जॉब्स हमारी जो है वो सीक्वेंस के साथ रन होती थी, यानी कि एक जॉब जब कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट जॉब पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। रेजिडेंट इन मोनीटर, इनिशियल कंट्रोल मोनीटर, कंट्रोल ट्रांसफ़र टू जॉब, व्हेन जॉब कंप्लीट्स कंट्रोल ट्रांसफ़र बैक टू द मोनीटर, यानी कि जब तक वो पहला अपना प्रोग्राम नहीं रन करेगा तब तक वो अगले प्रोग्राम को स्टार्ट नहीं कर सकता। बैच सिस्टम यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है आजकल हमारे, या पहले कहाँ यूज़ होता था, हमारा जो वापडा के बिल बनाए जाते थे ना, वो सेम इसी बैच सिस्टम से बनाए जाते थे, क्योंकि आपको पता है कि वो जो बिल्स होते हैं बिजली के वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, तो उसमें वो क्या करते थे कि शाम को या रात को कमांड दे देते थे, तो सारे के सारे जो बिल है वो रात को प्रिंट हो जाते थे और सुबह को वो उन बिल्स को या आउटपुट को उनकी इकट्ठी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक और इसकी एग्जांपल है बिग कंपनी पेरोल चेक, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी जहाँ एम्प्लॉय हज़ारों की तादाद में है, तो उन एम्प्लॉयज़ की जो पेमेंट या सैलरी जो है वो उनके चेक बनाने के लिए भी सेम बैच सिस्टम ही हम यूज़ करते थे। नेक्स्ट हमारा है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें इस तरह मेमोरी को कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद यूज़र प्रोग्राम डाटा। मल्टी प्रोग्राम सिस्टम, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में सेम इस तरह होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यानी कि सेवरल जॉब्स आर केप्ट इन मेन मेमोरी एट द सेम टाइम एंड सीपीयू मल्टीप्लेक्स अमंग दी दम दैम, यानी कि एक टाइम पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में यानी कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम रन हो रहे होते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आगे हमारे जो प्रोग्राम होते हैं वो होते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जो प्रोसेस है उनको शेड्यूल करता है किस प्रोसेस ने कब रन होना है। आगे एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो प्रोसेसर्स है P1 और P2। अब इन दो प्रोसेस को CPU और IO बर्स्ट टाइम यूनिट्स में डिवाइड करके प्रोग्राम को रन किया जा रहा है। CPU बर्स्ट ये ब्लैक जो लाइन है ये, और IO बर्स्ट ये वाइट लाइन है, यानी कि अगर जब CPU रन होता है तो स्टार्ट में जब CPU प्रोसेस कर रहा होता है तो वो ब्लैक लाइन होगी, और अगर उसे कोई IO डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है तो वो वाइट लाइन हो जाएगी। यानी कि अब एक सेकंड में CPU ने प्रोसेसिंग की P1 पे, तो एक सेकंड में उसने प्रोसेसिंग कंप्लीट कर ली। अब आगे उसे कोई IO इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत पड़ी तो वो एक सेकंड में IO या इनपुट IO की इनपुट लेगा और प्रोसेस कंप्लीट करेगा। इसी तरह आगे फिर दोबारा IO इनपुट यानी कि लेके थर्ड पे फिर दोबारा CPU ने प्रोसेसिंग की, फोर्थ पे फिर अगर कोई IO डिवाइस की प्रोसेस ज़रूरत पड़ी तो वो ली उसने इनपुट, और देन CPU बस यानी कि CPU ने प्रोसेसिंग की और हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा। सेम एज इट इज़ प्रोसेस 2 के साथ भी यही मेथड होगा, सिचुएशन होगी। यानी कि अब एक 1 2 3 4 5 यानी कि एक प्रोसेस को रनिंग होने में हमारे पास 5 सेकंड लगे, तो दोनों प्रोसेसिंग को कंप्लीट होने में हमारे पास 10 सेकंड लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे। अब अगर इसी तरह अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग होगी तो क्या होगा, प्रोसेस 1 स्टार्ट किया, CPU बस्ट यानी कि CPU ने प्रोसेसिंग की, इधर तक प्रोसेसिंग की, तो अब क्या करेगा, अब प्रोसेस 1 को आगे इनपुट बस यानी कि इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसमें क्या होगा, जब उसे इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी तो तब वो क्या करेगा, जब प्रोसेस CPU को ना वो प्रोसेस 2 को अलाउड कर देगा, यानी कि जब इस अपना CPU बस टाइम ख़त्म कर लेगा प्रोसेस 1, और यानी कि इनपुट बस में शामिल हो जाएगा, यानी कि इनपुट डिवाइस वाली या इनपुट किसी भी इंफॉर्मेशन को या प्रोग्राम को रन करेगा, तो तब ये CPU जो है वो हमारा इसका सेकंड जो प्रोसेस 2 है उसका CPU बस को प्रोसेस करना शुरू कर देगा। प्रोसेस 1 अब क्या कर रहा है, हमारा प्रोसेस 1 इनपुट
इनपुट या आउटपुट डिवाइस की इनपुट को सॉल्व कर रहा है, और इधर वो सीपीयू के प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही इधर इनपुट की प्रोसेसिंग हो जाएगी इनपुट डिवाइस से, इधर हमारा जो प्रोसेस 2 है उसकी सीपीयू बस का प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, सीपीयू प्रोसेस की जब इनपुट या आउटपुट कंप्लीट होगी तो प्रोसेस 1 क्या करेगा, दोबारा सीपीयू बस टाइम को स्टार्ट कर देगा, और इधर हमारा प्रोसेस 2 है जो उसी टाइम हमारा जो इनपुट, यानी कि इनपुट डिवाइस की तरफ से कोई इनपुट रिक्वायर्ड है तो उसको सॉल्व करना शुरू कर देगा। यानी कि जो हमारा सीपीयू है वो आइडल हालत में नहीं रहेगा। P1 और P2 की सिचुएशन में हमारा जो सिस्टम है वो आइडल हालत में था, क्योंकि वो जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर रहा तो नेक्स्ट वो कंप्लीट नहीं करता, यानी नेक्स्ट मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं करता। लेकिन इन प्रोसेस में अब क्या हो रहा है, एक ही टाइम में हम मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसी सीक्वेंस के साथ चलें तो P1 जो है वो 5 टाइम में कंप्लीट होएगा, और P2 जो है वो 6 टाइम में, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर P2 5 में हो रहा था, और इधर P2 6, यानी कि 5 ये वाले और 6 ये, टोटल 6 टाइम में ये P1 और P2 दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, और इधर 5 और 5 10 इन्हें एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है प्रोसेसिंग करने में। मल्टी प्रोग्रामिंग का यही फ़ायदा होता है कि एक टाइम पे हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम को रन कर देते हैं। इसमें जो हमारा मेन चीज़ है, प्रोसेस जो सीपीयू जो होता है वो आइडल हालत में नहीं होता, यानी कि बेकार पड़ा नहीं होता, वो एट अ टाइम कोई ना कोई वर्किंग कर रहा होता है। लेकिन बैच सिस्टम में बगैर मल्टी प्रोग्रामिंग के सिस्टम में हमारा जो सीपीयू है वो आइडल हालत में होता है। यानी कि अगर प्रोसेस 1 चल रहा है तो प्रोसेस 1 ही उसने रन करना है, तो सीपीयू हमारा क्या होगा, अगर उसे इनपुट बस को हैंडल करना पड़ जाए तो सीपीयू हमारा आइडल हालत में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम कहता है इज एन इंटरेक्टिव सिस्टम विद मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि ये सिस्टम, टाइम शेयरिंग वो सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल प्रोसेसिंग और मल्टीपल यूज़र होते हैं। यानी कि एक टाइम पर प्रोसेसिंग मल्टीपल हो रही होती है और यूज़र भी मल्टीपल होते हैं, और इसे सिस्टम को यूज़र इंटरेक्शन की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। अ जॉब इज स्वैप इन एंड आउट मेमोरी टू द डिस्क इफ़ नीडेड। इसमें वो कह रहा है कि हम एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस का स्वैप भी कर सकते हैं अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े। ऑनलाइन फाइल सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल फॉर यूज़र टू एक्सेस डाटा एंड कोड। इसके लिए जो मेन चीज़ है वो ऑनलाइन फाइल सिस्टम, यानी कि हमारी जो सिस्टम है वो ऑनलाइन लाजमी होना चाहिए, ताकि जो यूज़र है वो डाटे को एक्सेस और कोड को जल्दी एक्सेस कर सके। आगे हमारा एक रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, वेल डिफाइंड टाइम फिक्स कंस्ट्रेंट्स। यानी कि इसमें जो है वो रियल टाइम सिस्टम में हमारी जो प्रोसेसिंग है वो फिक्स टाइम में होती है। यानी कि इसमें हम अपनी किसी किस्म की, अगर हमारी इनपुट फिक्स टाइम में नहीं आएगी तो वो इनपुट हमारी क्या होगी, हमारे लिए बेकार होगी। Often use a control device in dedicated applications such as controlling scientific experiments, medical imaging system, industrial control system and some display और system। यानी कि ये जो रियल सिस्टम हमारे वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रहे हैं, मेडिकल सिस्टम में यूज़ हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, इंडस्ट्री में भी रियल टाइम सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, हमारे मेडिकल फील्ड में भी ये यूज़ हो रहे हैं, और भी काफ़ी सारे ऐसे सिस्टम हैं जहाँ हमारे ये रियल टाइम सिस्टम यूज़ हो रहे हैं। रियल टाइम सिस्टम में भी आइदर हार्ड और सॉफ्ट, यानी कि दो तरह के हमारे रियल टाइम सिस्टम होते हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम और एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज लिमिटेड और एब्सेंट, डाटा स्टोर इन शॉर्ट टर्म मेमोरी और रियल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रोम में ये सिस्टम पड़े होते हैं। नो वर्चुअल मेमोरी time cannot be wasted on translation of logical to physical dress।
ऑपरेटिंग सिस्टम कोड स्ट्रक्चर फॉर एफिशिएंट, इसका वो कह रहा है जो स्ट्रक्चर होता है कोड स्ट्रक्चर वो बहुत ही एफिशिएंट होता है, यानी कि रीडेबल, या इसको समझने में बहुत आसानी होती है। प्लेन लैंडिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, रेस्पिरेटरी, यानी कि जो हमारा प्लेन लैंडिंग सिस्टम है या हमारा ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाला जो हमारे सिस्टम है, वहाँ क्या चीज़ें यूज़ हो रही है, कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है, रियल टाइम सिस्टम यूज़ हो रहा है हमारा। आगे है सॉफ्ट रियल सिस्टम। सॉफ्टवेयर सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट शुड बी प्रोड्यूस विद इन द गिवन टाइम कंस्ट्रेंट, बट इफ इट इज़ नॉट, द रिजल्ट इज़ नॉट लाइफ थ्रेटिंग, यानी कि इसमें ऐसा होता है अगर तो हमारा टाइम रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, अगर जो टाइम हमने दिया उसमें रिजल्ट ना आए तो हमें कोई भी जानी नुकसान का रिजल्ट नहीं देखना पड़ता। जैसे कि ये पीछे हार्ड फॉर्म में है, अगर तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा तो हमारा जो लैंडिंग एरोप्लेन अगर एक्यूरेट टाइम पे लैंड नहीं करेगा, ज़रा सी भी उसकी कैलकुलेशन आगे पीछे होगी तो उसकी लैंडिंग क्रैश हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह सॉफ्टवेयर सिस्टम में वो कह रहा है कि अगर हमारा रिजल्ट गिवन टाइम में नहीं आता तो उससे हमें कोई भी लाइफ थ्रेटन की प्रॉब्लम नहीं है। यूजफुल इन एप्लीकेशन मल्टीमीडिया, वर्चुअल रियलिटी रिक्वायर एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर, यानी कि ये वर्चुअल रियलिटी में और मल्टीमीडिया जैसी एप्लीकेशंस में यूज़ हो रहा है। ये थे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की टाइप। हमारे पास तकरीबन 4 to 5 टाइप्स थी। सबसे पहली थी हमारी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर थी मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स, उसके बाद थी टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, उसका रियल टाइम सिस्टम। ये हमारे पास 5 ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फर्दर, वो हम देखेंगे इंटरप्ट क्या होती है, ट्रैप्स क्या होते हैं और सिग्नल्स क्या होते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।